हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड वो सभी सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस लगभग 100 से भी ज्यादा है, 120 के करीब है। तो आप सभी इनकी प्रैक्टिस बहुत इजीली कर सकते हैं वीडियो को देखते देखते, वीडियो को सुनते सुनते। अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को चलाकर अपना काम कर सकते हैं ताकि आप इन क्वेश्चन को रिवाइज कर सके। और जितने भी हिस्ट्री के एग्जाम्स है जिसमें हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे कि CUET PG और नेट UGC वगैरह के एग्जाम हो गए, या फिर जिनमें हिस्ट्री आने वाली है, तो उसमें वो सभी बच्चे जानते होंगे कि ये जो टॉपिक है ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस है ये जो है ना MPPCS, UPPCS, IS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, BPSC, इन सब से लिए गए क्वेश्चंस है, ये इन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक रहे थे। इन्होंने करीब 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। इन्होंने घनानंद को हराकर जो है मौर्य साम्राज्य बनाया था। और देखा जाए तो इनका साम्राज्य इतना बड़ा फैल गया था अशोक के टाइम तक कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो भी इनके सामने छोटा रह गया था। तो इसी वजह से ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ये BPSC का 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, या फिर भारत के सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना करी थी, जो करीब 321 ईसा पूर्व की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो हम जानते ही है, पर फिर भी ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी वर्धन, ऑप्शन डी कुषाण। तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी मौर्य। अगेन मैं टाइम बताती हूँ जिससे आपको याद हो जाए। तो मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व जो है इसकी स्थापना हुई थी और जो 184 ईसा पूर्व तक चला था। क्वेश्चन नंबर 4, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। तो जिन बच्चों ने भी चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड मौर्य साम्राज्य के जितने भी लिटरेचर वगैरह पढ़े हैं कि किसने कौन सा लिखा, तो वो सब इसको इजीली बता पाए होंगे। तो इसका ऑप्शन है राइट ऑप्शन है सी विशाखदत्त। तो विशाखदत्त जी ने मुद्रा राक्षस लिखी थी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें याद रखना है विशाखदत्त जी ने ही लिखी थी मुद्रा राक्षस, और ये मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकॉटस कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो जस्टिन थे वो एक यूनानी लेखक रहे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख करा था, और इसी में जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉटस कहा था। अभी आगे हम देखेंगे एक विद्वान और थे जिन्होंने ये व्याख्या करी, या फिर जिन्होंने सबसे पहले बताया कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनको सेंड्रोकॉटस भी कहा है उन्होंने। तो
सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेंड्रोकॉटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी वी स्मिथ, ऑप्शन सी आर के मुखर्जी, ऑप्शन डी आर भंडारकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ना सेंड्रोकॉटस के नाम से पहचाना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे सेंड्रोकॉटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया, आप सभी याद रखिएगा। ऑप्शन ए है प्लिनी, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी स्ट्रैबो, ऑप्शन डी मैग्स्थनीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जस्टिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन डी राजा जनक के। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो कौटिल्य जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन का रोल प्ले कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर में। तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और आपने बहुत सुना होगा इनके बारे में, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं, आपने इतना सुना होगा और पढ़ा होगा। तो इन्होंने इनकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र जो बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी और जो राज शासन से रिलेटेड थी, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत हेल्प करी थी कि वो मौर्य एम्पायर बना सके। तो क्वेश्चन नंबर 9, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी देवगुप्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, अभी अभी मैंने बताया भी था एक्सप्लेनेशन में, तो इसका राइट ऑप्शन है सी विष्णुगुप्त। तो ये क्वेश्चन जो है वो यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2006 में, तो इम्पोर्टेंट है, आप सभी याद रखिएगा इसको। और जो चाणक्य जी है उनको द्विज ऋषभ भी कहा जाता है, जिसका मतलब है श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली ने एक प्रिंस नामक रचना लिखी थी, तो उससे भी इसको कंपेयर किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था? ऑप्शन ए भट्ट स्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर और ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। ये आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र को किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए है आर्थिक संबंध, ऑप्शन बी शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन सी विदेश नीति, ऑप्शन डी धन संचय और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो अर्थशास्त्र थी ये बेसिकली राज व्यवस्था से रिलेटेड थी, जिसमें कौटिल्य के द्वारा एक सप्तांग सिद्धांत भी दिया गया, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। तो ये कौटिल्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है? एक, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, ऑप्शन डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। इस पुस्तक से हमको चंद्रगुप्त मौर्य जी की तो जानकारी मिलती ही है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें राज व्यवस्था, शासन से रिलेटेड इन्होंने बातें इसमें जो लिखी है, इसीलिए ये इतनी पॉपुलर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ऑप्शन ए जनपद,
ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी कोश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मित्र। अभी अभी हमने बताया कि सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य जी का है और इन्होंने जो है जो 7वां अंग इसका बताया है वो है मित्र। तो सभी एक बार दोबारा सुन लीजिए कौन कौन से इसके अंग है। पहला तो है राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, 5वां कोश, छठा दंड और जो 7वां है वो है मित्र। तो इस क्वेश्चन में 7वें अंग की ही बात की है तो वो है मित्र। क्वेश्चन नंबर 14, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुल्लम। तो इसका ऑप्शन बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की ही तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, किसके शासन में डिमेकस भारत आया था? तो जो डिमेकस है वो एक यूनानी राजदूत कह सकते हैं आप। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी बिंदुसार। तो बिंदुसार स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस यानी कि डाइमेकस भी इसको बोलते हैं, तो इस डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के राज्यसभा में भेजा था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस को भारत भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए बुद्धघोष की सम्मत पासादिका, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी पाणिनि की अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी पतंजलि का महाभाष्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए बुद्धघोष की सम्मत पासादिका। तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। तो इसी का उल्लेख हमें बुद्धघोष की सम्मत पासादिका नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। ऑप्शन ए कपिलवस्तु का, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र का, ऑप्शन सी श्रावस्ती का, ऑप्शन डी वाराणसी का। तो जो बुलंदी बाग था वो प्राचीन स्थल था, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र का। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। और इसका उल्लेख जो है अशोक के अभिलेखों में और जैन और तमिल साक्ष्यों में हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है।
और दक्षिण भाग के अन्य स्थल में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं और अशोक ही एकमात्र कलिंग विजय के साक्ष्य थे। क्वेश्चन नंबर 21, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो राजनीतिक तौर पर लगभग पूरे भारत को एकीकरण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में ही यह संभव हुआ था और उन्होंने सौराष्ट्र, अवंती जैसे जितने भी क्षेत्र थे उन सभी पे अधिकार कर लिया था। और इनकी सीमाएं जो है अगर हम देखा जाए तो पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक थी, उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक थी। तो काफी बड़ा साम्राज्य इन्होंने बना लिया था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 23, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऑप्शन ए कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन डी अशोक का सोपारा शिलालेख। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। और ये शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है और ये यूपीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो करीब 1500 ईसा पूर्व रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में ये बताया गया है कि सौराष्ट्र यानी कि गुजरात जो पश्चिम में है भारत के, तो उसका जो प्रांतीय राज्यपाल था वो पुष्यगुप्त था और उसी के द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण करवाया गया था और उस सिंचाई के बांध का नाम था सुदर्शन झील। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है अक्सर कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रांतीय राज्यपाल थे पुष्यगुप्त और इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 24, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है ऑप्शन ए ग्रीक विवरणों से, ऑप्शन बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, ऑप्शन सी जैन परंपरा से, ऑप्शन डी अशोक के स्तंभलेख द्वितीय से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अभी हमने देखा ऑप्शन बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 25, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को करीब 305 बीसी पूर्व जो है ना वो हराया था और इसी की वजह से हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल जो है ना वो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था। और इन सभी का जो विवरण है वो एपियानस कृति में मिलता है जो एक यूनानी कृति है। और इसके अलावा उन्होंने जो है ना एक राजदूत को भी मौर्य साम्राज्य में भेजा था, वो थे मैगस्थनीज जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। और ये भी पूछा जाता है कि ये किसके शासन काल में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे मैगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शन ए 317 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। दिया गया मानचित्र संबंधित है।
ऑप्शन ए कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय पर, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, ऑप्शन सी अशोक से उसके शासन काल के अंतिम समय, और हर्ष ऑप्शन डी हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर का साम्राज्य से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी अशोक से। थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि हिंदकुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और हिमालय की पहाड़ियों से लेकर मैसूर तक जितना भी राज्य था वो मौर्य साम्राज्य में अशोक के शासनकाल तक मिल गया था, यानी कि ये बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था जिसमें ईरान जैसे देश भी शामिल हो गए थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी रंजीत सिंह, ऑप्शन डी शिवाजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अशोक। तो अशोक ही थे जिन्होंने सहिष्णुता, उदारता और करुणा इन तीनों के बारे में ही मतलब अपने राजधर्म में इनको अपनाया। इसी से रिलेटेड उन्होंने जो है धर्म की स्थापना करी। उन्होंने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए, अभिलेख लिखवाए और उसमें अपनी जनता को संबोधित करा, और इवन उन्होंने अपनी जनता को अपनी संतान के रूप में संबोधित करा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही उदार राजा के रूप में उभर कर आए थे। और लास्ट में देखा जाए तो कलिंग युद्ध करने के बाद में इन्होंने युद्ध का ही त्याग कर दिया था और ये बौद्ध भिक्षु बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कलिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है श्रीलंका। श्रीलंका उस टाइम तक इनके साम्राज्य में नहीं मिला था। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए तृतीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन सी नवम मुख्य शिलालेख, ऑप्शन डी प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है द्वितीय मुख्य शिलालेख। अगर आपको ये याद करने हैं शिलालेख वगैरह तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी डालेंगे जिसमें सभी शिलालेखों के बारे में, अभिलेखों के बारे में बताया जाएगा। इवन जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स है जो मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं या फिर बुक्स के थ्रू आपको लर्न करना पड़ेगा और इजीली आप इनको लर्न कर लेंगे 2-3 बार की रिवीजन से ही। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था बी। और इसके अलावा अशोक ने शिलालेख भी लिखवाए, स्तंभ लेख भी लिखवाए, गुहा लेख भी लिखवाए। तो सभी आपको थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी भगवान महावीर ने, ऑप्शन डी धन्वंतरी ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक सम्राट ने। देखा जाए तो अशोक सम्राट युद्ध के लिए इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। खैर उनका कलिंग युद्ध बहुत पॉपुलर रहा कि हाँ भाई उसके बाद उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया था, पर अशोक सम्राट जो है वो अपने धर्म के लिए और जिस तरीके से उन्होंने लोगों का दिल जीता और इतने सारे स्तूपों का निर्माण करवाया, अभिलेख लिखवाए, शिलालेख लिखवाए, तो वो स्ट्रक्चर वगैरह बनवाने के लिए बहुत पॉपुलर रहे थे। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है ऑप्शन ए तीर्थ यात्रा, ऑप्शन बी मोक्ष में विश्वास, ऑप्शन सी देवानाम प्रिय की उपाधि, ऑप्शन डी पशु चिकित्सालय खोले। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी देवानाम प्रिय की उपाधि। देवानाम प्रिय जो है वो शैव धर्म से रिलेटेड है, यानी कि हिंदू धर्म से। तो इससे हमें पता चलता है कि इन्होंने
बौद्ध धर्म तो अपनाया, परंतु हिंदू धर्म की आस्था को इन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि इनकी जो उपाधि है देवानाम प्रिय वो इन्होंने रखी हुई थी। और इसके अलावा जो बृहद्रथ जो लास्ट रूलर रहे मौर्य एम्पायर के, उन्होंने भी ये उपाधि धारण करी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए अशोक के अभिलेख, ऑप्शन बी दीपवंश, ऑप्शन सी महावंश, ऑप्शन 4 दिव्यवदान। तो इसमें जो है ना 1 2 2 3 3 4 1 2 करके आंसर्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3, यानी कि दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश में उल्लेख है कि अशोक ने अपने राज्यकाल में बौद्ध समिति करवाई थी। तो सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश, तो जो दीपवंश और महावंश है दोनों ही क्या है, सिंहली अनुश्रुति है। तो इसके अनुसार पता चलता है कि अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। तो जब बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो उसमें ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि जो तृतीय बौद्ध धर्म संगीति थी वो कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो वो पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। और किसने करवाई थी? अशोक ने करवाई थी। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये मोगलीपुत्तिस नामक एक बौद्ध भिक्षु रहे थे, बहुत पॉपुलर उस टाइम के, तो उनके साथ ये कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी राजगृह। तो अभी भी इसका आंसर हमने देखा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित मौर्य शासक बुद्ध धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 2 अशोक, ऑप्शन 3 बिंदुसार, ऑप्शन 4 दशरथ। तो बेसिकली जो इसमें डी ऑप्शन है 2 एवं 4, तो अशोक और दशरथ ये दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे मौर्य काल में। इसके बाद क्वेश्चन है 36, रज्जुक थे? तो ये इंपॉर्टेंट है, रज्जुक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रज्जुक थे ऑप्शन ए चोल राज्य में व्यापारी, ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी, ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, ऑप्शन डी शक सेना के में अधिकारी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। जो रज्जुक थे वो मौर्य शासन के अधिकारी थे। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख हमको मिलता है। तो रज्जुक जो थे वो क्या करते थे? वो बेसिकली वो आधुनिक जिला अधिकारी के रूप में उनकी पोस्ट हुआ करती थी, जो मौर्य साम्राज्य में काम किया करते थे। इसके अलावा जो अशोक ने अपने स्तंभ लेख में उनको संबोधित करते हुए कहा है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। क्वेश्चन नंबर 37, सार्थवाह किसे कहते थे? ऑप्शन ए दलालों को, ऑप्शन बी व्यापारियों के काफिले को, ऑप्शन सी महाजनों को, ऑप्शन डी तीर्थ यात्रियों को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी उस टाइम पे, और इसका उल्लेख हमें कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन ए अग्रहारिक, ऑप्शन बी युक्त, ऑप्शन सी प्रादेशिक, ऑप्शन डी
रजुक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अग्रहारिक। अग्रहारिक नाम की कोई उपाधि या फिर कोई भी जो पोस्ट वगैरह नहीं थी मौर्य प्रशासन में। इसमें सिर्फ युक्त, प्रादेशिक और राजुक थे। बेसिकली ये 3 ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उनके जिलों में या फिर उनके प्रांतों में। तो जो युक्त थे ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक थे ये केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, परंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए गए थे। ऑप्शन, और ये जो प्रादेशिक थे यह मंडल का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। वर्तमान में सभागीय आयुक्त की तरह इसने काम किया। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन डी कनिष्क ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी अशोक ने। तो अशोक थे जिन्होंने सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया गया था। और इस स्तंभ के जो शीर्ष पर एक सिंह की आकृति बनी हुई है जो शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, दोबारा याद बोलती हूँ, ध्यान रखिएगा कि सारनाथ स्तंभ पर जो सिंह की आकृति बनी हुई है वो किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। और इसी प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। और ये स्तंभ जो है ये मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। और मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित थे। तो ये याद रखना है कि जो मौर्य युगीन जितने भी स्तंभ थे वो सभी चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित थे। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी भरहुत, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। फिर है जो अमरावती का स्तूप है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है जो कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। और ये जो अमरावती का स्तूप है ये भी इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। ठीक है, अमरावती के स्तूप के बारे में जो आंध्र प्रदेश में है उसके बारे में पता लगाया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। और सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है। सारनाथ में भी एक स्तूप है धमेक करके, वो गुप्तकालीन है जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है, जिसपे पहले आधार नहीं बनाया गया, बस एक समतल भूमि पे वो स्तूप बनाया गया है, सारनाथ का धमेक स्तूप। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 41। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया है था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी पुष्यमित्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी अशोक। क्वेश्चन नंबर 42। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार तो MPPCS में 2006 में पूछा गया है, उसी दोबारा से MPPCS 2012 में पूछा गया है। तो अगेन हम देखते हैं तो ये जो सांची का स्तूप है वो अशोक ने बनाया था।